हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी इग्नू का जो एमएचडी 5 है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि कई बार इग्नू ने एमएचडी प्रोग्राम 5 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है त्रासदी की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे त्रासदी जो है वो एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अरस्तु का जो त्रासदी का सिद्धांत था उसी के बारे में। तो ये क्वेश्चन 2018 जून 2018 में पूछा गया था। तो इसके जवाब में हम लोग देखेंगे कि त्रासदी की जो परिभाषा है वो किस प्रकार है। थोड़ा ये टफ लगेगा आप लोगों को क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड यूज की गई है, पर बहुत ही एक बार अगर समझ लेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं कि अरस्तु ने त्रासदी को किसी गंभीर स्वतः निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति माना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि त्रासदी का मतलब क्या होता है। तो त्रासदी जैसे कि कोई दुखांत, कोई घटना है, उसी के बारे में बताया गया है, लेकिन कोई एक घटना नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो प्लेटो थे उन्होंने कविता को महत्व दिया था। ठीक है, कविता या फिर काव्य को लिखने पर महत्व दिया था, पर एरिस्टोटल ने या फिर अरस्तु ने साहित्य कैसे सृजन किया जाए और साहित्य में मतलब साहित्य में कौन कौन, साहित्य लिखने में कौन कौन सी, जैसे कि नाटक, ठीक है, उसके बाद उपन्यास, साहित्य जो हैं उनमें किन किन चीज़ों को ख्याल रखा जाए, उसके ऊपर अरस्तु ने बातें की और अपना जो साहित्य लिखने का जो नज़रिया था उसे प्रचार किया। उसे त्रासदी की परिभाषा में हम लोग समझेंगे। तो कहा गया है कि अरस्तु ने त्रासदी को किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति माना है। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम का मतलब क्या है। तो स्वतःपूर्ण मतलब अपने आप जो होता है, और गंभीर तो आप लोगों को पता है कि गंभीर कोई कार्य है, कोई घटना है जो अपने आप हुई है और उसी की अनुकृति करना। अरस्तु जो थे उन्होंने उसे त्रासदी माना है। यहाँ पे और एक बात कही गई है कि यह समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, समाख्यान मतलब समान रूप से न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। जैसे कोई घटना है, जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कफन जो कहानी है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कफन कहानी आप मुझे बताइए, तो आप उसे शॉर्टकट में विस्तार से न बताकर एक दो शब्द में या फिर एक दो लाइन में आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन समाख्यान का मतलब है वो समान रूप से नहीं चलता है। कार्य व्यापार जो है वो मतलब वो नाटक, अगर कोई नाटक चल रहा है, अगर हम नाटक की बात करें तो अगर कोई नाटक चल रहा है तो नाटक में धीरे धीरे जो स्टेप आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक उसी को कार्य व्यापार कहा गया है। ठीक है, तो नाटक में जो कार्य व्यापार होता है वो स्टेप वाइज होता है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। मतलब कोई एक नाटक चल रहा है तो उसमें उसके गतिशील होने के साथ साथ उसमें जो प्रयुक्त मतलब उसमें जो गतिशील तो नाटक रहता है, नाटक में एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप दिखाया जाए उसी को यहाँ पे कार्य व्यापार के रूप में तो रखा गया है। और कहा गया है उसकी भाषा भी अलग अलग हो जाती है समय के, मतलब नाटक जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसमें उसमें करुणा तथा त्रास के उद्देश्य के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया गया है। विवेचन का मतलब होता है साफ होना, मन में मलिनता या फिर मन में जो भी करुणा, दया, जो भी भाव होती है, जब वो अंत में साफ हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, तब उसे हम लोग विवेचन बोलते हैं। जैसे अरस्तु ने कहा है यहाँ पे कि उसमें करुणा और त्रास के उद्देश्य के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मूवी चल रही है और मूवी में कभी कभी करुणा जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें भाव होता है, त्रास होता है, मतलब दुख की कहानी भी होती है। एक ही पिक्चर में कभी कभी दुख की कहानी होती है, कभी कभी
मन को मोहने वाली करुणामयी मतलब जो सीन दिखाया जाता है उसके द्वारा उसी पिक्चर के अंत में जब किसी घटना से उभरने के बाद जब पिक्चर को एंडिंग तरीका दिया जाता है तो जो लोग बैठे उसको देख रहे होते हैं उनमें जो उसके उनके जो मनोविकार होते हैं मनों में जो मन में जो विचार होता है कि आगे क्या होने वाला है, इन सारी घटनाओं को अंत में जब पता लगता है कि नहीं जब सब कुछ ठीक ठाक ही रहा है तो ये विरेचन के सिद्धांत की तौर और चला जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा में आप लोग ये परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और आगे है कि प्रमुख विशेषता क्या है, तो त्रासदी कार्य की अनुकृति यहाँ पे पहले बताया गया, जो ऊपर यहाँ पे भी बताया गया है कि त्रासदी जो है वो किसी कार्य की अनुकृति है। तो यहाँ पे कार्य की अनुकृति का मतलब है कि कोई घटना है जिसका अनुकरण करना है। ठीक है, आगे बताया है कि इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है। किसी भी घटना में जो कार्य होता है वो गंभीर होता है, वो स्वतःपूर्ण होता है, मतलब अपने आप होता है। इसका अर्थात में बताया गया, अर्थात पूर्ण होने के लिए उसे किसी अन्य तत्व पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और उसका आयाम अर्थात क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है। यहाँ पे किसी भी घटना के बारे में बताया गया कि कोई भी घटना जब होती है तो वो स्वतःपूर्ण होती है, अपने आप होती है और उसे किसी भी तत्व के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आगे बताया गया कि ये समाख्यानात्मक मतलब ये वर्णनात्मक रूप में नहीं होती है, बल्कि कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मतलब एक ही बार में कोई घटना आपको नहीं बता दी जाएगी। अगर आप नाटक देख रहे हैं तो आप लोगों को वो धीरे धीरे स्टेप वाइज दिखाया जाता है। आगे है कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है और वो भाषा नाटक के लिए प्रयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। मतलब कोई भी कार्य व्यापार जब होती है, कोई भी घटना जब दिखाया जाता है, स्टेप वाइज जब उसे दिखाया जाता है तो इसका जो माध्यम होता है उसमें भाषा भी होती है और वो भाषा नाटक के लिए प्रयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। मतलब उसमें उस नाटक में जिस तरह की भाषा की ज़रूरत होती है उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे है इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। मतलब कोई भी नाटक हो उसमें करुणा होती है और त्रास मतलब दुख का सीन भी हमें देखने को मिलता है। इस उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। तो करुणा और त्रास के द्वारा जो दर्शक होते हैं उनके मन में जो विकार चलते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस नाटक में, उसका विवेचन किया जाता है। ठीक है, आगे अरस्तु ने बताया है कि अरस्तु ने प्रमुख 6 तत्व माने हैं कथा मतलब त्रासदी के। ठीक है, पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पदविन्यास, पांचवा है दृश्य विधान और छठा है गीत। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। कथानक में बताया गया है कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कथानक जो है वो त्रासदी कार्य की अनुकृति है। कथानक के अंदर हमें बताया गया कि मान लो कोई स्क्रिप्ट अगर आपको कोई नाटक लिखनी है, अगर कोई आपको नाटक दिखाना है रंगमंच पर, तो आपको सबसे पहले उसका स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट जो है वो कथानक है, क्योंकि स्क्रिप्ट अगर मैं आपको बोलने को बोल दूँ तो आप शॉर्टकट में आप मुझे बता सकते हैं या फिर मैं आपको शॉर्टकट में नाटक को बता सकता हूँ। पर कहा गया है कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है, मतलब जो घटना है वो अनुकरण के द्वारा चलता है और कथानक जो है इसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। कथानक का काम है किस कार्य व्यापार को स्टेप वाइज, मतलब स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो किस अभिनेता या फिर किस चरित्र के बाद कौन सा चरित्र अपना अभिनय करेगा उसको पहले ही स्क्रिप्ट में तैयार किया जाता है ताकि उसमें उसकी संतुलन में कोई गड़बड़ ना हो। तो कार्य व्यापार का मतलब होता है किसके बाद कौन जाएगा अपना नाटक प्रस्तुत करने, ठीक है, अपना रोल अदा करने। तो आगे है कि कथानक के 3 स्रोत माने गए हैं। कथानक तो अरस्तु ने बोल दिया है पर उसके 3 स्रोत माने हैं कि कथानक कहाँ से लिया जाए, किस प्रकार बनाया जाए या फिर कहाँ से कौन से टॉपिक के ऊपर कथानक लेने से हमारी जो नाटक होगी वो अच्छी होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बताया। तो एक बताया उन्होंने दंत कथा के रूप में, ठीक है। दूसरा बताया है उन्होंने कल्पना के ऊपर, दंत कथा मतलब जो हम लोग पुरानी कथाएं सुनती चली आ रहे हैं, ठीक है। एक हो गया कल्पना है जो कि एक हमारे मस्तिष्क का मौलिक उपज होती है, ठीक है। और तीसरा है
इतिहास, जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है उनके ऊपर जो कहानी या फिर जो नाटक दिखाया जाता है उसे हम लोग ऐतिहासिक कथानक के तौर पर रख सकते हैं। और इन तीनों में से दंत कथा या फिर लोक प्रचलित जो कथाएं हैं उसी को अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ माना है। इसमें भी उन्होंने बताया है कि कथानक के दो प्रकार माने गए हैं। कथानक के दो प्रकार हैं, एक होता है कथानक सरल और दूसरा होता है जटिल। कथानक एक सरल इसलिए हो गया क्योंकि जो सरल कथानक है उसमें हम लोग सीधे सीधे सारी चीज़ों को दिखा कर चले जाते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, सीधा सीधा स्टार्ट हुआ और अंत में चला गया। मतलब उसमें कोई मार्मिक दृश्य नहीं दिखाया गया है, उसमें कोई उलटफेर नहीं किया गया है, उसमें किसी तरह का अज्ञात चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है। पहले से देखा और अंत तक देखते ही रह गए और ख़त्म हो गया। उसमें कोई मतलब अचानक कोई घटना नहीं घटती है जिससे मतलब वो जटिल लगे। लेकिन एक जटिल घटना भी मतलब कथानक भी होती है या फिर नाटक बनाया जा सकता है जिसमें कोई बातें ऐसी है जहाँ पे एक ऐसी मोड़ लेता है नाटक जो कि पहले जिस अवस्था में चलता रहता है बिल्कुल उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है, आगे मैं इसे और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए नाटकीय युक्तियाँ में है कहा गया है कि महान त्रुटि दर्शक में त्रास जगाएं। मतलब जब नाटक लिखा जाता है तो दर्शक में दुख वेदना इन सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न किया जाता है त्रुटि के हिसाब से। महान त्रुटि होती है जब दर्शकों में एक त्रास जगाया जाता है, मतलब दुख और दुख मतलब दुख से संबंधित कोई अगर सीन क्रिएट किया जाए, ठीक है, जिसमें जो त्रासदी का नायक होता है वो मानव नहीं है, अति मानव नहीं, वो भी मानव होता है। ठीक है, त्रासदी में जो नाटक होता है, त्रासदी का जो नाटक होता है वो भी तो किसी न किसी व्यक्ति ही अभिनय करता है। तो कहा गया है त्रासदी में जो चरित्र है उसकी कोई त्रुटि दिखाई जाती है, ठीक है, उसके किसी नैतिक दोष को दिखाया जाता है जिससे लोगों में या फिर दर्शकों में त्रास की चीज़ें बनी रहती है, दुख की जो सीन है वो बनी रहती है। आगे बताया गया है अभिज्ञान। अभिज्ञान मतलब यहाँ पे कोई ऐसी अवस्था का वर्णन किया गया है जो कि अज्ञात हो, ठीक है, जो कि अज्ञात तथ्य का सहसा ज्ञान हो जाना। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप लोग अगर MHD बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा ईडिपस रेक्स नाम की एक नायक है जो मतलब अपनी भविष्यवाणी के कारण बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो जाता है। यहाँ पे माता पिता से अलग होने के बाद कई वर्षों के बाद जब वो आता है तो अपने पिता की हत्या कर देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो उसके पिता हैं, और बाद में अपनी माता से ही विवाह कर लेता है और उसका एक मतलब संतान भी जन्म लेता है। तब उसे अचानक सहसा उसे ज्ञात होता है कि मतलब जिस व्यक्ति के साथ या फिर जिस स्त्री के साथ उसने विवाह किया है वो उसकी माता हैं। तो ये अचानक मतलब उसे ज्ञान होता है इस चीज़ की ओर, तो उस घटना में बताया गया है और ये भी पाश्चात्य घटना है। ठीक है, आगे है स्थिति विपर्य, मतलब स्थिति में उलटफेर। अगर हम लोग यहाँ पे रामायण की बात करें तो जैसे आप लोग देखते हैं कि जब राम को वनवास मतलब राम को जब सुबह राजगद्दी दी जाने वाली दिन आती है, ठीक उसके एक दिन पहले मतलब रात को ही उनको राजगद्दी न मिलकर क्या होता है, उनको वनवास मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्थिति है वो विपर्जय हो जाती है, मतलब बिल्कुल उलटफेर हो जाती है नाटक में। ठीक है, आगे है दूसरा नंबर पार्ट है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में कहा गया है कि चरित्र भद्र होना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे भद्र होना चाहिए। चरित्र जो है वो भद्र होना चाहिए और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से कथन के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य व्यापार के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ पे बताया गया कि चरित्र जो है वो भद्र होना चाहिए। जैसे अगर रामायण में अगर हम राम को लें तो उनका जो व्यक्तित्व था वो एक भद्र था, मतलब एक शांत वातावरण, कूल में शांत, ठीक है, वातावरण में जो चरित्र होता है वो भद्र में होना चाहिए। आगे है चरित्र के अंकन में औचित्य तथा एकरूपता या अनिवृत्ति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। औचित्य या अनिवृत्ति का अर्थ है
किसी चरित्र में विसंगत या परस्पर विरोधी विशेषताएं नहीं दिखाई जानी चाहिए। उसकी विशेषताएं स्थिति तथा प्रकृति के ही अनुरूप हों। इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चरित्र जो होता है हमारे नाटक में, उसके औचित्य एक रूपता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आप लोग शब्द देख पा रहे हो, अनिवति, इसका अर्थ है मतलब एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। ठीक है, मतलब कोई भी जो लक्ष्य है उसको न छोड़ना और उसके जो सामंजस्य है उसको बनाए रखना। तो औचित्य या अनिवति में का अर्थ है किसी चरित्र के विसंगत, मतलब कोई विसंगति या फिर विरोधी विशेषता नहीं दिखाई जानी चाहिए उसमें, उसकी स्थिति के अनुकूल ही दिखाई जानी चाहिए। आगे है नंबर ग, चरित्रों में स्वाभाविकता तथा संभाव्यता होनी चाहिए, अर्थात जीवन के यथार्थ से उसका मेल होना। गतिशील चरित्र में दिखाए जाने वाले परिवर्तन भी असंगत या यथार्थ विरोधी ना हो। यहाँ पे संभाव्यता जो है उसका अर्थ है जो घटनाएं वास्तविक जीवन में, यहाँ पे संभाव्यता जो है उसका अर्थ है कि जो वास्तविक जीवन में जो घटनाएं चाहे हो या ना हो, मतलब वास्तविक जीवन में घटनाएं कोई घटित हुई हो या फिर ना हुई हो, स्थिति को देखते हुए उनका घटना संभव अवश्य हो, मतलब संभाव्य बना रहे कि ऐसी घटना हो सकती है। ठीक है, आगे है, इसी से यह बात जुड़ी है कि चरित्रों में आए परिवर्तन उनकी मूल प्रकृति के अनुरूप तथा स्वाभाविक हों। मतलब चरित्र में आए जो परिवर्तन है वो उनके जो मूल प्रकृति है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अचानक किसी चरित्र को किसी अच्छे से किसी अच्छे बुरे, मतलब बुरे चरित्र में बदला नहीं जा सकता एक ही नाटक में, और किसी बहुत ज़्यादा बुरे चरित्र से अच्छे चरित्र में नहीं बदला जा सकता। इसलिए कहा गया है कि पहले से जो नाटक चल रहे हैं उसमें जो चरित्र है उसके अगर कोई कहीं परिवर्तन की भी ज़रूरत हो तो उसके मूल प्रकृति के अनुरूप ही उसे बदला जाए। आगे है तीसरे नंबर में कहा गया है कि विचार। कथानक को लिखते समय कथानक को आगे कैसे बढ़ाना है, ठीक है, कैसे धीरे धीरे आगे करके घटनाओं को दिखाना है, किन घटनाओं को आगे लाने का विचार मतलब करना है और किन्हें रहने देना है, कौन सा विचार पहले आना चाहिए और कौन सा नहीं। और कथानक केवल ज्ञानात्मक होगा या फिर भावात्मक भी, मतलब सिर्फ नॉलेजेबल होगा या फिर फीलिंग्स के साथ भी उसकी कोई रिलेशन होगी, यह सभी बातें विचार में समाहित किया गया है। आगे है पद विन्यास। पद विन्यास की अगर हम बात करें तो पद विन्यास में कहा गया है, पद विन्यास का जो अर्थ है शब्दों द्वारा अर्थों की अभिव्यक्ति है, मतलब अपने शब्दों के द्वारा उसके अर्थ को अभिव्यक्त करना ही पद विन्यास है। जिस प्रकार आगे है कि जिस प्रकार त्रासदी के कथानक और चरित्र यथार्थ जगत से उठाए जाकर भी यथार्थ की अपेक्षा कुछ विशिष्ट होते हैं, उसी प्रकार उसकी भाषा मूलतः प्रचलित भाषा होते हुए भी विशिष्ट होती है। मतलब त्रासदी को बताया गया है कि त्रासदी जो है वह एक यथार्थ मतलब सत्य से तो ली गई है, पर उसमें कुछ विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार उसकी भाषा भी मूलतः प्रचलित भाषा होते हुए भी विशिष्ट होती है। ठीक है, ताकि वो त्रासदी के विचार तत्व में निहित सत्य को अभिव्यक्त कर सके, क्योंकि त्रासदी के विचार में जो तत्व निहित है उसके सत्य को अभिव्यक्त कर सके, मतलब बता सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। वो भाषा अलंकृत होनी चाहिए, मतलब अलंकारों से परिपूर्ण होनी चाहिए, और उसमें लय, सामंजस्य और गति का समावेश हो, मतलब वो सारी, मतलब ये तीनों चीज़ें उसमें समाहित होनी चाहिए पद विन्यास के अंतर्गत। आगे है दृश्य विधान। दृश्य विधान में ये बताया गया है कि विधान का अर्थ है निर्माण, किसी भी विधान का अर्थ होता है निर्माण करना। कार्य व्यापार जो है हमारा, कार्य व्यापार मतलब जो स्टेप वाइज नाटक चल रहा है, अर्थात जो घटनाएं होती है उन्हें दृश्य विधान के द्वारा ही चित्रित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई अगर नाटक दिखाया जाएगा तो उसमें दृश्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नाटक अगर आप देखेंगे तो नाटक देखने को ही तो दृश्य कहा जाता है, मतलब विजुअल, सारी चीज़ें विजुअल होनी चाहिए और उन्हें दृश्य विधान के द्वारा ही चित्रित किया जाता है। कैसे
उस नाटक को रंगमंच पर दिखाना है, इसकी नीति ही दृश्य विधान है। कैसे किसी नाटक को रंगमंच पे दिखाना है, उसी की विधि को जो है दृश्य विधान कहा गया है। ठीक है। अंतिम है जो गीत है, जिसे अरस्तु ने अपने प्रमुख तत्वों में रखा है। अरस्तु मानते थे कि नाटक या फिर कथानक में गीत का बहुत महत्व है। कोई भी गीत का बहुत महत्व है कथानक में या फिर नाटक में। वह नाटक में आनंद तथा एवं नहीं, यहाँ पे आनंद में आनंद तथा नाटक में जो आनंद तथा गंभीरता सृष्टि करता है और उसके प्रभाव की वृद्धि करता है। मतलब कोई भी अगर नाटक हम लोग देखते हैं तो उसमें, जैसे हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें आप लोग देख पाते होंगे कि बीच बीच में सॉन्ग आता रहता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे जो अनुभव होते हैं, उन सारी चीज़ों में बीच बीच में आनंद और गंभीरता को भी सृष्टि करता है, जिसके प्रभाव हमें उसी सीन में या फिर उसी नाटक में, रंगमंच नाटक में देखने को मिलता रहता है। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो जो कि त्रासदी की परिभाषा थी, और त्रासदी की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों पर हम लोगों ने विचार किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग आने वाले एग्जाम में अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ से आंसर लिख पाएंगे और आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।